डॉक्टर सर्वेश कुमार सुएस, न्यूज एडिटर कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। तूफान यास के 6 माह बाद बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान गुलाब उठ रहा है, जो तटवर्ती इलाके ओडिशा, आंध्र प्रदेश व बंगाल में कहर ढा सकता है। फिलहाल यह गहरे दबाव के रूप में है। यह रविवार शाम तक ओडिशा के तट से टकरा सकता है। इसको देखते हुए ओडिशा के 7 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बंगाल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए समस्त सरकारी कर्मचारियों की 5 अक्टूबर तक छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का रिकॉर्ड टूट सकता है। किसान आंदोलन के 10 माह पूरे होने पर 27 सितंबर को भारत बंद का किसानों ने आह्वान किया है। इसमें 100 से अधिक किसान संगठन भाग लेंगे। 27 सितंबर को हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम होंगे, जिसमें छात्रों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये लोग चक्का जाम करेंगे। रेल और सड़क दोनों में चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। यूपी के प्रतापगढ़ में सांगीपुर में गरीब कल्याण मेले के दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मौके पर मौजूद भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता के ऊपर हमला किया गया। उनके कपड़े फाड़ दिए गए। जनता ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें भी भीड़ के चंगुल से बाहर निकाला। हमलावरों ने उनके काफिले के वाहनों को भी निशाना बनाया। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी मौके पर मौजूद थे और उनकी बेटी जो विधायक आराधना मिश्रा भी मौजूद थी। कांग्रेसियों की संख्या अधिक होने के कारण भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सांसद पर हमले का कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रमन्ना ने आज कटक में ओडिशा का कानूनी राज सेवा प्राधिकरण के नए भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि विधायिका को कानूनों पर फिर से विचार करने और उन्हें समय और लोगों की जरूरतों के अनुरूप सुधारने की जरूरत है, ताकि वे व्यवहारिक वास्तविकताओं से मेल खा सकें। उन्होंने कहा कि संवैधानिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए कार्यपालिका और विधायिका को मिलकर काम करने की जरूरत है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फिर केंद्र सरकार, पीएम मोदी व भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने भड़कते हुए कहा कि रोम में विश्व शांति को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, उसमें मुझे भी बुलाया गया था। इटली ने मुझे इसमें विशेष तौर पर बुलाया था, लेकिन केंद्र ने मंजूरी नहीं दी और कह दिया कि सीएम के लिए यह उचित नहीं है। ममता ने कहा कि आज मुझे रोक नहीं सकोगे। मैं विदेश यात्राओं की उत्सुक नहीं हूं, लेकिन यह देश के सम्मान का मामला था। आप हिंदुओं की बातें करते रहते हो, मैं भी एक हिंदू महिला हूं। आपने मुझे इजाजत क्यों नहीं दी? आप पूरी तरह से ईर्ष्यालु हो। उन्होंने कहा कि तालिबानी भाजपा देश नहीं चला सकती, उसे पराजित करने के लिए तृणमूल अकेली ही काफी है। भवानीपुर से खेला शुरू होगा और हमारी पूरे देश में जीतने के बाद खत्म होगा। तृणमूल कांग्रेस ने अपने स्तर पर भाजपा को टक्कर देने की योजना बनाई है। पार्टी ने विपक्ष में एकला चलो की तर्ज पर गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री प्रत्याशी भी घोषित कर देगी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने गोवा में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधन के दौरान कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न हो। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से पूरा विश्व सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना कर रहा है। ऐसी भयंकर महामारी में जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। अध्यक्ष महोदय, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही है। इस 15 अगस्त को भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। हमारी विविधता हमारे सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। एक ऐसा देश जिसमें दर्जनों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अलग अलग रहन सहन खान पान है। ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का बेहतरीन उदाहरण है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर
अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है। सबसे लंबे समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर पिछले 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे हेड ऑफ गवर्नमेंट की भूमिका में देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यस, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र की 76वीं आम सभा को संबोधित करते हुए भारत को जमकर निशाने पर लिया। हालांकि यह कोई अप्रत्याशित नहीं था। इमरान खान का संबोधन खत्म होते ही भारत ने राइट टू रिप्लाई के तहत तत्काल जवाब दिया। इमरान खान ने कश्मीर में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन और बीजेपी सरकार पर मुस्लिमों के खिलाफ डर का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया था। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि इस्लामोफोबिया का भी जिक्र किया और संयुक्त राष्ट्र से इस पर बैठक बुलाने की मांग की। इमरान खान ने कहा कि भारत अपने फैसलों और कार्यवाही से जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विवादित इलाके का समाधान यूएन की निगरानी में निष्पक्ष जनमत संग्रह से होगा। भारत कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों का भी उल्लंघन कर रहा है। मुझे खेद है कि कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर दुनिया का रुख भेदभावपूर्ण है। वहां पर गिलानी को परिवार को सौदा तक की अनुमति नहीं दी गई और पुलिस के पहरे में उनका शव दफना दिया गया। राइट टू रिप्लाई के तहत भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने पाक को करारा जवाब देते हुए कहा कि पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के आंतरिक मामलों को दुनिया के मंच पर लाने और झूठ फैलाकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की है। उनके इन आरोपों पर हमने अपने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल किया है। स्नेहा दुबे ने यूएन में कहा कि पाक वो मुल्क है जहां आतंकवादी स्वतंत्र रूप से रहते हैं। पाकिस्तान वह मुल्क है जो अपने पड़ोसियों को परेशान करने के लिए पीछे से आतंकवाद प्रायोजित कर रहा है। युवा राजनयिक स्नेहा ने सख्त लहजे में पाक को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम सुनते रहते हैं कि पाक आतंकवाद का शिकार है। यह एक ऐसा देश है जो खुद आग लगाता है लेकिन खुद को अग्निशामक के रूप में प्रस्तुत करता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। पाक के लिए बहुलतावाद को समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि अपने मुल्क में वो अल्पसंख्यकों को उच्च पदों से दूर रखता है। This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. We marked the solemn occasion of the 20th anniversary of the 9/11 terror attacks just a few days back. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Finally, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. To not allow any territory under its control to be used for cross-border terrorism against India in any manner. I thank you, Mr. President. महंत नयनगिरी मौत की जांच करने के लिए सीबीआई टीम आज शाम बाघंबरी मठ पहुंच गई। अभी तक इस मामले की जांच यूपी एटीएस कर रही थी। केंद्र सरकार ने श्री वीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय का नया अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया। एम्स के 6वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि पहली बार हमें देश के प्रधानमंत्री ऐसे मिले हैं जिन्होंने स्वास्थ्य को विकास के साथ जोड़ा है। देश में पहले ये परंपरा नहीं थी। स्वास्थ्य को केवल इलाज माना जाता था। इस मौके पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार समेत बड़ी संख्या में चिकित्सक मौजूद थे। इस कार्यक्रम में चिकित्सकों को सम्मानित भी किया गया। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।